कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम संविधान सभा के गठन के बारे में देख रहे हैं और संविधान सभा के गठन के बारे में हम लोग ने 2 भाग पहले देख चुका है। हम लोग ने देखा है कि कैबिनेट मिशन के बारे में देखा, साथ ही साथ कैबिनेट मिशन के बाद हमने इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव देखा। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद हमने इसमें ये भी देखा कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये सब लोग हमने उपाध्यक्ष के बारे में भी देखे थे, ये सब हमने सचिव के बारे में भी देख लिए थे। ये सभी चीज़ हम लोगों ने इससे पहले देख चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमने उद्देश्य प्रस्ताव में देखा था उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कैसे पास हुआ, इसमें कितने अनुच्छेद थे, ये सभी हम लोग देखें। आइए हम लोग आज आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ, आप लोग एक बात बतानी है कि जो मैं उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद बताया हूँ, ये 8 अनुच्छेद जो संविधान में अभी जो अनुच्छेद हैं वो 8 अनुच्छेद नहीं है। इस तरह 1 2 3 4 ये उद्देश्य प्रस्ताव के अनुच्छेद हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जो आप जो अनुच्छेद 1 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, ये 8 तक जो अनुच्छेद बता रहे हैं, ये अनुच्छेद तो अनुच्छेद 1 में जो संविधान अब है वो तो उसमें है ही नहीं। ये वो उद्देश्य प्रस्ताव के 8 अनुच्छेद थे, ना कि संविधान के अनुच्छेद 8 थे। वो उद्देश्य प्रस्ताव में जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसमें 8 अनुच्छेद थे, ना कि जो अब संविधान है वो जो 8 अनुच्छेद जो 1 2 3 ये नहीं है। इसमें जो हमने जो संविधान में पहला अनुच्छेद है वो क्या है, उसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये कहा गया हमारा संविधान में। जो अब संविधान है उसमें ये फर्स्ट अनुच्छेद है। जो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, संविधान सभा यह घोषणा करती है कि भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र है। ये चीज उद्देश्य प्रस्ताव का फर्स्ट है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि ये अलग अलग हैं कि एक ही हैं, तो ये अलग अलग हैं। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा था 22 जनवरी को क्या हो गया था उद्देश्य पर 22 जनवरी 1947 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ था, पास हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ देशी रियासतें थी। देशी रियासतें क्या होती हैं, देशी रियासतें वे होती हैं जो शासन जो करता है वो राजा करता है, लेकिन जो अंतर अधीन थे वो किसके, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। कोई भी स्थान है जो बहुत बड़ा है उस पर राजा क्या करता है, शासन करता है, लेकिन वो जो राजा है वो किसके अधीन होगा, वो ब्रिटिश शासन के अधीन होगा। ये होती थी देशी रियासतें। ठीक है। तो देशी रियासतों ने क्या किया था, देशी रियासतों ने संविधान सभा में तो भाग लिया नहीं था और ना ही मुस्लिम लीग ने लिया था। तो देशी रियासतों ने 28 अप्रैल को 6 देशी रियासतों ने क्या किया, संविधान सभा में भाग ले लिया। जो प्रतिनिधि थे 6 देशी रियासतों के क्या थे, जो प्रतिनिधि थे वो कहाँ भाग ले लिए, वो भाग लिए संविधान सभा में। संविधान सभा में 28 अप्रैल को ये बात हुई कि देशी रियासतों की जो 6 देशी रियासतें उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो कहाँ जाएंगे, संविधान सभा में जाएंगे। लेकिन बाकी देशी रियासतें क्या हुई, इसमें संविधान सभा में अभी भी भाग नहीं ली। ठीक है, ये इतना हुआ, इतना हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे देखते हैं। फिर इसके बाद जो आई माउंटबेटन योजना आई। इसके बाद क्या है, माउंटबेटन योजना आई। ये कब आई, यह आई 3 जून को। कब आई, यह 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। उस समय जो वायसराय थे, भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, माउंटबेटन थे। उन्होंने यह योजना लाई थी, इसका नाम क्या पड़ गया, माउंटबेटन योजना। ये कब आया, 3 जून 1947 को आया। ठीक है, 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना है, इसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान को अलग किया जाएगा। भारत से क्या हुआ, एक पाकिस्तान के देश का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह योजना मुख्यतः पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित थी। इस योजना में पाकिस्तान के निर्माण के संबंध में बताया गया था कि पाकिस्तान का एक देश या एक राष्ट्र क्या होगा, निर्माण होगा। वो किस योजना में बताया गया, माउंटबेटन योजना में।
इसमें लाया गया था इसमें अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था, इसका समर्थन गोविंद वल्लभ पंत ने लाया था। ये प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया था, पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव लाया था। इसके समर्थन किया था वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो माउंटबेटन योजना में इतना था कि पाकिस्तान की मांग का निर्माण हुआ। जब पाकिस्तान की मांग का निर्माण इसमें क्या हुआ, जब हो गया कि पाकिस्तान की मांग की गई और उसका की निर्माण होगा, तब क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी वो क्या हुई, वो संतुष्ट हो गई। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो तो पाकिस्तान का निर्माण करने के चाह ही रहे थे, तो वो लोग क्या हुए, वो इससे संतुष्ट हो गए। साथ ही साथ इसमें देशी रियासतें भी संतुष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया चाहे वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं और या तो दोनों राष्ट्रों में किसी में सम्मिलित भी हो सकती हैं। इस कारणवश वो भी इससे प्रसन्न हो गए और मुस्लिम लीग तो प्रसन्न हो ही गई थी। तो क्या हुआ, इससे अलग हो गए। तो माउंटबेटन योजना में केवल इतना था कि इसके बाद मुस्लिम लीग भी संतुष्ट हो गई और देशी रियासतें भी संतुष्ट हो गई। ठीक है। इसके बाद माउंटबेटन योजना इतना था। इसके बाद हमारा आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास हुआ, ब्रिटिश संसद में पास हुआ। इसमें मुख्यतः क्या कर दिया गया, इसमें यह मुख्यतः किया गया कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया कि स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र होगा। भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया कि ठीक है कि अब भारत क्या होगा, एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र होगा। ये किसमें कहा गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम से अर्थ कर दें। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आया। क्या हुआ, इसमें क्या मुख्यतः व्यवस्था थी, भारत को एक प्रकार के स्वतंत्र घोषित करने के लिए यह अधिनियम आया था। यह ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। जैसे ही ब्रिटिश संसद में यह अधिनियम पेश हुआ, वैसे ही भारत क्या हो गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। यह अधिनियम मुख्यतः भारत को स्वतंत्र करने के लिए ही आया था। ठीक है। संविधान सभा तो 1946 में भी बैठक हो गई थी, लेकिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या हुआ, 1947 में आया। इसका मतलब जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आया तो संविधान सभा में कुछ परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए उससे हम देखते हैं। जब संविधान सभा हमारी 1946 में बैठक हो गई थी, लेकिन क्या हुआ, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आया तो यह अधिनियम आते ही हमारे संविधान सभा में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हो गए। ये परिवर्तन क्या थे, आइए हम देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट परिवर्तन हुआ, इसमें ये हुआ, क्या हुआ, इसमें मुख्यतः ये कहा गया जो फर्स्ट में कि जो संविधान सभा होगी, इसमें क्या कहा गया कि जो संविधान सभा होगी वह क्या कर सकती है, वह स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, अर्थात यह स्वतंत्र निकाय है। ये कहा गया कि जो संविधान सभा है वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही साथ इसमें यह कह दिया गया कि ब्रिटिश संसद में पेश कोई भी अधिनियम जो भारत के संबंध में है, संविधान सभा उसे खारिज कर सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है। यह किसमें कहा गया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में फर्स्ट में कहा गया था। तो क्या हुआ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया तो संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन हुए, आइए देखिए। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में यह था कि हम संविधान सभा को एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया कि संविधान सभा निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र कैसे है, इसमें यह कह दिया गया कि संविधान सभा ब्रिटिश संसद में पेश कोई भी कानून जो भारत के संबंध में है या तो उसे खारिज कर सकती है या तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार किसको दे दिया गया, संविधान सभा को दे दिया। इसका मतलब यही हुआ कि हम संविधान सभा को क्या बना दिया गया, स्वतंत्र निकाय बना दिया गया। तो इसमें क्या 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 किया गया, संविधान सभा को क्या कर दिया गया,
स्वतंत्र निकाय बना दिया गया, स्वतंत्र निकाय बना दिया गया। और किसी भी अधिनियम को रद्द करने के लिए भारत के संबंध में कोई भी अधिनियम जो ब्रिटिश संसद में पेश हुआ है उसे क्या कर सकती है, भारत के संबंध में कोई भी अधिनियम जो ब्रिटिश संसद में पास हुआ उसे क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। ये किसको अधिकार दे दिएगा, संविधान सभा को अधिकार दे दिया गया। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या कहा गया, इसमें जो संविधान सभा में जो दूसरा परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, संविधान सभा एक प्रकार से विधायिका के रूप में कार्य करना शुरू कर दी। इसके बाद जब ये आया 1947 में, इसके बाद क्या हुआ, संविधान जो सभा थी वो एक प्रकार से विधायिका, विधायिका मतलब होता है संसद, मुख्यतः क्या कहा जाता है, विधायिका को हम आज क्या कहते हैं, संसद ही तो कहते हैं, संसद की तरह कार्य करने लगी। संसद की तरह कार्य करने का मतलब जिस प्रकार संसद दो भागों में कार्य करती है, एक हो गया राज्यसभा, दूसरा क्या हुआ, लोकसभा, इस प्रकार कार्य करती है। उसी प्रकार उस समय क्या हुआ, संविधान सभा भी दो भागों में कार्य करने लगी। संविधान सभा कितने भागों में, दो भागों में कार्य करने लगी। कौन कौन सा, फर्स्ट क्या कार्य था, ये कार्य था कि संविधान बनाना, जिसमें संविधान सभा दो रूप में कार्य करी, जिसका पहला कार्य था क्या, संविधान बनाना, और दूसरा कार्य था कानून बनाना। संविधान बनाना अलग बात है और कानून बनाना भी अलग बात है, तो दो रूप में कार्य करी। कौन कौन से, एक हो गया संविधान बनाना और दूसरा क्या हुआ, कानून बनाना। तो क्या हुआ, इसमें जो संविधान सभा थी, संविधान सभा कितने भागों में, दो भागों में कार्य करी। एक हो गया संविधान का निर्माण, और दूसरा क्या था, कानून। संविधान सभा दो रूप में कार्य की, कौन कौन से, एक हो गया संविधान का निर्माण, दूसरा क्या हुआ, संविधान कानून का निर्माण। तो संविधान सभा एक प्रकार से विधायिका के रूप में कार्य करी, जिसका एक कार्य था, विधायिका का मतलब दो भागों में कार्य करना शुरू की। एक कार्य था क्या था, संविधान का निर्माण, दूसरा क्या कार्य था, कानून का निर्माण। ये दोनों अलग बात है। संविधान में जो बातें लिखी हैं वो सर्वोपरि होती हैं, और कानून में जो भी बातें लिखी हैं वो भी अपने आप में सर्वोपरि होती हैं। लेकिन जब एक ही विषयों पर दोनों में बात कह दी जाती है, कानून में भी कह दी जाती है और संविधान में कह दी जाती है, यदि दोनों में एक ही विषय पर एक ही बात कही गई है तो ठीक है, लेकिन यदि एक ही विषय पर अलग अलग बात कही गई है, संविधान में अलग बात कही गई है और कानून में अलग बात कही गई है, तो यदि उनमें विरोध उत्पन्न हो जाता है तो कानून की बात नहीं मानी जाएगी, संविधान की बात सर्वोपरि रखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है, कानून जो है वो उससे छोटा आता है। ठीक है, ठीक। इसमें क्या हुआ, संविधान सभा का दो रूप में कार्य करी, एक हो गया संविधान का निर्माण, दूसरा क्या हुआ, कानून का निर्माण। ठीक। जब संविधान का निर्माण होने के लिए सभा बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन करता था, देखिए संविधान सभा के, जब संविधान सभा का निर्माण के लिए जब बैठक होती थी, जब सभा होती, संविधान सभा के निर्माण के लिए जब सभा बैठाई जाती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब कानून के निर्माण के लिए जब सभा बैठाई जाती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी माओ लंगर। इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसे रफ करते हैं। देखिए जो संविधान के निर्माण की जो अध्यक्षता करते थे इसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे, संविधान सभा का जब संविधान का निर्माण होना था, जब सभा बैठाई जाती थी, संविधान के निर्माण के लिए जो सभा बैठाई जाती थी उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कानून के निर्माण के लिए जो सभा बैठाई जाती थी उसकी अध्यक्षता करते थे इसे जीवी माओ लंगर, जी
मावलंकर, जीवी मावलंकर क्या करते थे, कानून के निर्माण के लिए जिस सभा में बैठाई जाती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। लेकिन जब संविधान बनने के लिए सभा बैठाई जाती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दूसरा परिवर्तन हुआ 1947 का जब अधिनियम आया, तो यह दूसरा परिवर्तन हुआ था जो संविधान सभा में हुआ। तीसरा परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा परिवर्तन संविधान सभा में क्या हुआ, 3 परिवर्तन हुए थे। तो जो तीसरा परिवर्तन था इसमें क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य कितनी सीटें इसमें बांटी गई थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें दी गई थी ना, 73 सीटें मुस्लिम लीग को दी गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के जो 73 सीटें दी गई थी ये क्या हुए, ये कुछ पाकिस्तान में चले गए और कुछ भाग यहीं रह गया। मुस्लिम क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे कुछ कहाँ चले गए, पाकिस्तान की संविधान सभा में, और कुछ कहाँ रह गए, भारत में, भारत की संविधान सभा में आ गए। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान से संबंधित थे वे तो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, लेकिन जो भारत से संबंधित क्षेत्र था, मुस्लिम लीग जो भारत से संबंधित क्षेत्र था वो किस में आ गए, संविधान सभा में चले आए, भारतीय संविधान सभा में चले जाए। जो पाकिस्तान से संबंधित थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग के वे सदस्य जो पाकिस्तान से संबंधित क्षेत्र से थे वो पाकिस्तान संविधान सभा में चले गए, लेकिन वे सदस्य जो भारतीय क्षेत्र से संबंधित थे वो कहाँ चले आए, भारतीय संविधान सभा में चले आए। तो इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग के सदस्य आपस में बट गए, कुछ कहाँ रह गए, भारतीय संविधान सभा में चले आए, कुछ कहाँ चले गए, वहाँ क्या, पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। ठीक है, इसमें तीसरे में ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसमें और परिवर्तन क्या हुआ, जो ये तो हो गया तीसरा। इसी में लिखिए, इसी में आगे लिखिए कि जो सदस्य थी, जो पहले जो संसद जब क्या हुआ था, जब बैठक हुई थी तब उस समय कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे ना। जब कैबिनेट मिशन आया था तो कितने सदस्य निर्धारित की गई थी, 389 सदस्य निर्धारित की गई थी ना। लेकिन जब बैठक हुई थी हमारी, जब बैठक शुरू हुई 9 दिसंबर को, तब 211 ही सदस्य बचे थे। जो 389 सदस्य थे उसमें से अब टोटल जो सदस्य भारत में बचे थे उनकी संख्या कितनी हो गई थी, अब संख्या हो गई थी 299। पहले कितनी थी, 389। लेकिन जब मुस्लिम लीग के सदस्य कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, मुस्लिम लीग के सदस्य क्या हो गए, पाकिस्तान संविधान सभा में चले गए, तब कितने सदस्य बचे, 299 बचे। इसमें भी डिवाइड कर दिया गया, देशी रियासतों को भी सीटें दे दी गई और भारतीय प्रांतों को भी सीटें दे दी गई। तो देशी रियासतों कितनी दे दी गई, देशी रियासतों और भारतीय प्रांत। तो इसमें डिवाइड किया गया देशी रियासतों और भारतीय प्रांत। भारतीय प्रांतों को 229 सीटें दी गई, कितने, 229 सीटें दी गई भारतीय प्रांत को, और इसको कितनी दे दी गई, 70 सीटें। कितने दे दी गई, 70 सीटें। ठीक है, 229 सीटें भारतीय प्रांत को और देशी रियासतों कितनी दे दी गई, 70 सीटें। इस प्रकार ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 को आया था उसके कारण बस 3 परिवर्तन हुए थे। क्या क्या परिवर्तन हुए हम लोगों ने देख लिया। तो ये 3 परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप सभी लिख लीजिएगा, जो मैं बोला हूँ इसे सभी लिख लीजिएगा, जिस प्रकार बोला हूँ उस तरह लिख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं इसके अतिरिक्त। अन्य तथ्य देख लीजिए, अन्य
अन्य तथ्य में ये देखिए कि हमारा भारत शासन अधिनियम, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसमें 3 परिवर्तन हो गए थे संविधान सभा में। तो संविधान सभा ने इसके अतिरिक्त भी 3 कार्य किए, उनके कुछ और कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए थोड़ा देखिए। सबसे पहली बात कि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की क्या कर ले ली, सदस्यता ग्रहण कर ली। 1949 में क्या कर लिया, 1949 में क्या कर ली, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये किसने, संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा ने भारत की सदस्यता कहाँ ग्रहण की, 1949। संविधान सभा के कारण क्या की, 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रमंडल एक प्रकार का निकाय जिसमें कई देश शामिल हैं, जिसके अध्यक्षता या जिसमें जो सबसे प्रमुख है वो ब्रिटेन है। तो राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता कहाँ सदस्यता ग्रहण की, 1949 में राष्ट्रमंडल में की सदस्यता ग्रहण की। पहला कार्य ये था कि संविधान सभा ने क्या किया, ये पहला कार्य ये किया। दूसरा और क्या क्या कार्य किया कि 22 जुलाई को 1947 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। क्या संविधान सभा ने कब, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया, ये कार्य था। जो तीसरा अन्य महत्वपूर्ण देख लीजिए, 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ, राष्ट्रगान को अपनाया गया। इसी में जो चौथा है 24 जनवरी को एक कार्य और ये हुआ, 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, राष्ट्रगीत को भी अपना लिया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950 को ही क्या कर लिया गया, राष्ट्रगीत। और इसमें एक और है, इसी तारीख को 24 जनवरी को ही 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया गया, हम राष्ट्रपति। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी क्या कर लिया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और 1949 में क्या किया, राष्ट्रमंडल को भी क्या कर दिया गया, राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया। भारत को क्या कर दिया गया, शामिल किया गया, या भारत ने क्या ली, सदस्यता ली। ये व्यवस्था संविधान सभा ने की। ठीक है, ठीक। आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, कि अन्य तथ्य में देख लें। ठीक है, जो भारत का संविधान बना वो कितने दिन में बना, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। कितना समय लगा, अन्य पॉइंट में क्या लिखेंगे, 2 साल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। किस बात के लिए, हमारा जो संविधान बना वो कब बना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा बनकर तैयार हुआ। ठीक है, भारतीय जो संविधान बना है वो लगभग सभी देशों के संविधानों से मिला जुला कर बना हुआ है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि लगभग हमने सभी देशों के, सभी अच्छे देशों के संविधान सभा की अच्छी बातें अपने संविधान में ग्रहण की। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि हमने लगभग सभी देशों की जो अच्छी संविधान की अच्छी बातें हैं हम अपने संविधान में ग्रहण की या उसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगभग 60 देशों क्या हुआ, देशों को संविधान सभा ने लगभग 64 या 60 देशों को क्या किया गया था, संविधानों को जो अच्छी बातें हैं उसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, ठीक, ये हुआ हमारा, इतना महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हैं। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे जो समितियां हैं। ठीक है, हाँ, कल हम लोगों समिति है जो सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जो अन्य सदस्य थे, ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। कैसे प्रारूप समिति कैसे कार्य की, प्रारूप समिति कार्य क्या था, कितने दिन में संविधान का प्रारूप तैयार किया, कब कब इसकी बैठक हुई, कितनी बैठकें हुई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कल ये भी देख लेंगे कि जो हमारे संविधान को लिखा किसने, हिंदी का उसमें अनुवाद किया गया, उसने किन्होंने हिंदी में अनुवाद करके जो संस्करण प्रस्तुत किया वो कौन थे, जो प्रस्तावना को सजावट करने वाले लोग कौन थे, जो संविधान के सौंदर्य प्रदान करने वाले लोग कौन थे, तो इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि संविधान की जो आलोचना हुई, संविधान सभा की आलोचना हुई कि यह एक स्वतंत्र निकाय नहीं था, कांग्रेस का प्रभुत्व था, हिंदुओं का निकाय था, जो भी ये व्यवस्था थी, ये आलोचना जो की गई थी कि संविधान सभा ने बहुत समय लिया, 2 साल 11 महीने का समय लिया, जबकि अमेरिका के संविधान ने केवल 4 महीने का समय लिया, तो बहुत ज़्यादा समय लिया। जो आलोचना हुई संविधान सभा की, कल हम उसके बारे में भी देख लेंगे। तो आज इतना ही, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे आप लोग लिख लिया करिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए और ठीक भी रहेगा। तो आप लोग उस तरह लिख लिया करिए जो जो भी मैं बोलूँ। और ठीक है, कल मिलते हैं, और कैसा लगा इसको आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है।